हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। जैसा कि आपको पता है कि डीआरडीओ के लिए हमने जो सीरीज़ शुरू की है, जिस सीरीज़ का नाम है 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, तो उसी सीरीज़ को जारी रखते हुए आज की इस वीडियो में हम फीटर टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगामी डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम्स के लिए, या आप टेक्निकल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारी वीडियो का अपडेट है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर का दाब कितना होता है? तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का दाब जो होता है 120 से लेकर के 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 120 टू 120 टू 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ये दो सिलेंडर आपकी वेल्डिंग शॉप में वेल्डिंग के टाइम में प्रयोग किए जाते हैं, और इनसे क्वेश्चन आपसे भर भर के एग्जाम में पूछता है। कभी एक ऑक्सीजन सिलेंडर के रंग की बात पूछता है, कभी एसिटिलीन सिलेंडर के कलर की बात पूछता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का जो रंग होता है ये आपके काले रंग का होता है, जबकि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग मैरून होता है। ठीक है। और स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का जो रंग होता है, ठीक है, कैपेसिटी होती है यह 7 मीटर क्यूब होती है, और जबकि एसिटिलीन गैस सिलेंडर की बात करें तो ये 6 मीटर क्यूब होती है। ठीक है। और इसका जो प्रेशर होता है वह 16 से लेकर 17 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर से ये जितने हमने पॉइंट्स बताए हैं, इन सारे पॉइंट को प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और जो लोग इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग भी अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि अब आपसे जो हमारी वीडियो आएंगी वो उसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर? तो याद हो रखिएगा कि 120 टू 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका, फार्मिंग मशीन में कितने रोलर्स होते हैं? तो फार्मिंग मशीन में याद रखिएगा कि इसमें 3 रोलर होते हैं। 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, सेल्फ थ्रेड फार्मिंग स्क्रू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, सेल्फ थ्रेड फार्मिंग स्क्रू के साथ जो है आपके स्पीड नट का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पीड नट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर का, पंच व ड्रिफ्ट में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो याद रखिएगा, जो पंच और ड्रिफ्ट आपके शीट मेटल वर्क में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें 0.8% स्टील वाली जो कार्बन स्टील होती है उसके जो है आपके पंच और ड्रिफ्ट बनाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 0.8%। ठीक है। यानी कि जिस स्टील में 0.8% कार्बन होता है, उस स्टील के जो है आपके पंच या ड्रिफ्ट बनाए जाते हैं। और ये पंच जो होते हैं आपके शीट में आपके होल या सुराख करने के लिए प्रयोग किए हैं, और ड्रिफ्ट का प्रयोग की जो पहले से पंच किया गया होल है उसको बड़ा करने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और एक होता है ड्रिल ड्रिफ्ट, तो वो आपका दूसरा चीज़ होता है। ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग हम स्पेंडल से ड्रिल के बिट को निकालने के लिए करते हैं, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोंक्स बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, टोंक्स किस धातु के बने जाते हैं? तो यह याद रखिएगा, माइल्ड स्टील के बने जाते हैं। टोंक्स की बात करें तो फोर्जिंग शॉप में आपको मेटल को फोर्ज के अंदर रखने के लिए हम टोंक्स का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा टोंक्स का प्रयोग हम जैसे कि फोर्जिंग शॉप से मेटल को निकाल के उसे किसी आकार में बनाना हो, ठीक है, तो अलग अलग जैसे कि प्रकार के आपके टोंक्स प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि फ्लैट टोंक्स होता है, राउंड टोंक्स होता है। तो ये आपके अलग अलग टोंक्स जो है आपको प्रयोग किए जाते हैं फोर्जिंग शॉप में। तो याद रखिएगा, जो टोंक्स होते हैं आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, कितने प्रतिशत कार्बन वाले स्टील की फोर्जिंग की जाती है? तो याद रखिएगा, जिस स्टील में 1.7% तक कार्बन हो उसकी फोर्जिंग हम आसानी से कर सकते हैं। फोर्जिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम पूछता है कि फोर्जिंग की जो फोर्जिंग होता है, ठीक है, तो वह किस धातु की फोर्जिंग किस अवस्था में की जाती है? तो याद रखिएगा, धातु की फोर्जिंग प्लास्टिक अवस्था में की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक अवस्था। ठीक है। और जो फोर्ज होता है उसके तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फोर्ज के तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फोर्ज का मतलब होता है भट्टी, तो भट्टी के तापमान को मापने के लिए आप याद रखिएगा हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। थोड़ा सा वीडियो आपको फास्ट रिकॉर्ड लग रही होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है इस समय। ठीक है। और फिर भी मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करूंगा आज की इस वीडियो में, और उनसे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन पॉइंट्स को जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का, फ्लेम को जलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, फ्लेम को जलाने के लिए हम स्पार्क लाइटर का प्रयोग करते हैं। तो वेल्डिंग शॉप में जो आपको फ्लेम होते हैं उनको जलाने के लिए हम स्पार्क लाइटर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, फ्लेम जलाने के लिए हम स्पार्क लाइटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा आपका स्पार्क लाइटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, भार को स्थानांतरित करने के लिए जीप क्रेन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जो जीप क्रेन होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कई सारे एग्जाम पूछा भी गया है कि जीप क्रेन जो है वो भार को किस प्रकार से हस्तांतरित करता है। तो यह जो भी लोड होता है उसको हॉरिजॉन्टली हस्तांतरित करता है, उसको रिप्लेस करता है। तो याद रखिएगा, भार को हस्तांतरित करने के लिए जीप क्रेन जो है का जो प्रयोग जो है क्षैतिज रूप से किया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा क्षैतिज या हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, किस मेटल को गर्म करने पर पिघलता नहीं है परंतु लेई की तरह बन जाता है। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम जो मेटल होते हैं उसको गर्म करने पर क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। जैसे कि आपका सोना है, ठीक है, चांदी है, इन सबको गर्म करने पर क्या होता है, पिघल जाता है। लेकिन रॉट आयरन ऐसा मेटल है जो कि इसको गर्म करने पर यह पिघलता नहीं, पूरी तरह से नहीं पिघलता, यह लेई की तरह बन जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉट आयरन। रॉट आयरन जो होता है सबसे शुद्ध लोहा होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है, तो इसको याद रखिएगा, रॉट आयरन जो है सबसे शुद्ध लोहा है। ठीक है, और रॉट आयरन जो है आपके पुडलिंग फर्नेस से प्रोड्यूस होता है, पुडलिंग फर्नेस से तैयार किया जाता है। तो आपका ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, मशीन के ब्रेकडाउन से पहले की जाने वाली मेंटेनेंस को क्या कहते हैं। तो मशीन के जो ब्रेकडाउन से पहले मेंटेनेंस की जाती है, उस मेंटेनेंस को प्रिवेंटिव, यहाँ पे सेंटिव्स हो गया है, यहाँ पे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा उसको। मशीन के पहले जो ब्रेकडाउन के पहले जो मेंटेनेंस की जाती है उसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आपका राइट आंसर है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेंटेनेंस डन बिफोर द ब्रेकडाउन ऑफ द मशीन। तो आपका राइट आंसर होगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, मशीन को स्थापित करते समय उसके लेवल को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी मशीन की इंस्टॉलेशन होती है, मशीन को फैक्ट्री में या कहीं भी इंस्टॉल किया जाता है, तो उसकी लेवलिंग बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब मशीन सही प्रकार से लेवल में नहीं इंस्टॉल होगी तो उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, और वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो मशीन डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हम उसकी क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। और लेवलिंग करने के लिए हम मशीन के इंस्टॉलेशन के समय स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा, मशीन की स्थापना करते समय उसके लेवल को चेक करने के लिए हम स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। स्पिरिट लेवल आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर, हेलिकल गियर को किस प्रकार की मिलिंग मशीन पर काटा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आप इसको याद रखिएगा कि जो हेलिकल गियर होते हैं इनको यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर हम काटते हैं। तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके डीएमआरसी एग्जाम में शायद पूछा गया था कि पतली सीट पर ड्रिलिंग करने के लिए कौन सी जिग का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, पतली सीट पर ड्रिलिंग करने के लिए हम सैंडविच जिग का प्रयोग करते हैं। सैंडविच जिग आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, सीमेंटेड कार्बाइड टूल टिप्स पर किस की मदद से जुड़ा जाता है। तो सीमेंटेड कार्बाइड जो टिप्स टूल होते हैं इनको ब्रेजिंग के माध्यम से उसकी टिप्स को जुड़ा जाता है। तो आपका ब्रेजिंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपकी क्लास आज की आपकी एक रिवीजन क्लास होगी, तो आपका टाइम भी हम ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को हम आज की वीडियो में आप कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारी वीडियो हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और बिलीव मी कि अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट देख करके जाते हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर जो है वहाँ पर एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, तो आपकी भी आपके पास समय है। अगर आप डेली 4-4, 5-5 वीडियो देखेंगे तो 10-15 दिनों में आपकी पूरी कंप्लीट जो है ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और मैं जब जिम्मेदारी लिया हूँ सीरीज़ को कंप्लीट करने का, तो डेफिनेटली आप बेफिक्र रहिए, आपको 100 की 100 वीडियो मिलेंगी, और वो भी ऑथेंटिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी वीडियो होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का, सेंट्रल रीडिंग मशीन को किस ऑपरेशन के बाद किया जाता है। तो फेसिंग ऑपरेशन करने के बाद हम सेंट्रल रीडिंग का कार्य करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, खराब थ्रेड को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, खराब या डैमेज जो थ्रेड होती हैं उनको ठीक करने के लिए हम हैंड चेजर का प्रयोग करते हैं। हैंड चेजर एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग होता है। ठीक है, टूल होता है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई सारे एग्जाम पूछा जाता है। खराब थ्रेड को ठीक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, या पुरानी चूड़ियों को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो हैंड चेजर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस चैनल पे जो है आपकी हमारी जो सीरीज चल रही है DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, उसमें हम जो है निमी के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो यह जो सीरीज़ है आप लोगों के लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस का जो नंबर है,
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार बिलीव करिए मेरे ऊपर, और इस सीरीज़ में जितनी भी वीडियो हैं एक बार उन सारी वीडियो को देख करके जाइएगा किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी करें तो, और डेफिनेटली ही आपको वहाँ पे इस सीरीज़ का जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर का, पिवट पॉइंट को बनाने के लिए किस बोल्ट का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, पिवट पॉइंट को बनाने के लिए हम शोल्डर बोल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बोल्ट से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, कैसे कि जैसे कि आपकी पूछ रहा है कि हेवी मशीनों के लिए हम कौन से बोल्ट का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा वहाँ पे हम आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं, ताकि उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम उसको शिफ्ट कर सकें। उस पर जो आई के आकार का उसमें जो बोल्ट होता है उसके ऊपर हेड बना रहता है, बोल्ट के ऊपर आई के आकार का हेड बना होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, किस बोल्ट का प्रयोग ओपन आई बोल्ट की तरह किया जाता है? तो जे बोल्ट का प्रयोग ओपन आई बोल्ट की तरह किया जाता है। इसमें पूरी तरह से ये लॉक नहीं होता है, जबकि आई बोल्ट होता है आपका पूरी तरह से लॉक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ओपन आई बोल्ट की तरह हम जे बोल्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, टूल के नोच की ऊपरी सरफेस पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? तो टूल के जो नोच की ऊपरी सरफेस पर जो कोण बनाए जाते हैं उसे हम बैक रेक्टेंगल कहते हैं, और ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, और जीरो रेक्टेंगल। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का, स्क्रॉल और गियर मैकेनिज्म का प्रयोग किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा, थ्री या चक में आपकी स्क्रॉल और गियर मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो आगे उम्मीद है क्वेश्चन रिपीट भी होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर 1-2 एग्जाम दिया होगा टेक्निकल का, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो आपके 50 से 60% क्वेश्चन है आपके लगभग एचटीज क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे तो वहाँ से पूछे जाते हैं। 10 से 15% आपके क्वेश्चन जो है आपके थोड़ा सा चेंज करके पूछता है, जबकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं 10 से 15% और कि आपके जो है टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एक बार इस सीरीज़ में जितनी भी वीडियो हैं एक बार उन सारी वीडियो को देख करके जाइएगा, डेफिनेटली ही यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन एचटीज एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मतलब कॉपी पेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है इस सीरीज़ में ऑथेंटिक क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। निमी एक ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि अगर इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट हो जाएगी तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जो है, मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस सीरीज़ में शामिल सारी वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार सीरीज़ में शामिल सारी वीडियो को जरूर देखिएगा, डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, स्टडी रेस्ट के पैड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, स्टडी रेस्ट के पैड बनाने के लिए हम ब्रश मेटल का प्रयोग करते हैं, तो ब्रश आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 22 नंबर, बड़े व भारी कंपोनेंट्स पर ड्रिलिंग करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, बड़े व भारी कंपोनेंट्स पर ड्रिलिंग करने के लिए हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, प्रिसीजन ग्राइंडिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, प्रिसीजन ग्राइंडिंग के लिए हम सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं, सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, गियर्स के दांतों की स्पेसिंग असमान क्यों रखी जाती है? तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन भी है। उम्मीद है इसका आंसर आप सही प्रकार कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, रिवर्स में जो दांतों की स्पेसिंग असमान रखी जाती है वह चेटरिंग को कम करने के लिए रखी जाती है, तो चेटरिंग को कम करने के लिए आपका जो है यह राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, किस कटिंग फ्लूइड को उच्च कटिंग स्पीड पर प्रयोग में लाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, टंगस्टन कार्बाइड जो टूल होता है इसको हाई स्पीड पर हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फीडर ट्रेड से संबंधित, जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज की इस वीडियो के माध्यम से आज आपको फीडर ट्रेड से संबंधित कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियो है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।